हेलो, आज हम इंडियन ज्योग्राफी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जिसमें लगभग सभी डायमेंशन क्लियर किए गए हैं। यह काफ़ी कॉन्सेप्चुअल प्रश्न होंगे। आशा है कि आपको ज़रूर पसंद आएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत के रूर प्रदेश के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है छोटा नागपुर का पठार। क्यों? क्योंकि जो छोटा नागपुर का पठार है वो झारखंड में अवस्थित है और यहाँ पे खनिज एवं उद्योगों की प्रचुरता है। इसकी तुलना इसे रूर इसलिए कहा जाता है क्योंकि जर्मनी का एक क्षेत्र है रूर, वहाँ अत्यंत खनिज एवं उद्योगों की दृष्टि से वह अत्यंत प्रचुर क्षेत्र है। इसलिए भारत का जो छोटा नागपुर का पठार है उसकी तुलना रूर प्रदेश से की गई है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित चैनलों पर विचार करें। तो इसमें नीचे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो आपको इसमें से सिलेक्ट करना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। जो पहला है, 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के बीच से गुजरता है। देखिए, ये सही क्वेश्चन है क्योंकि जैसे देखें कि ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है। जो 8 डिग्री चैनल है ये मालदीव है और ये मिनिकॉय है। तो इसके बीच से जो 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा गुजरती है उसे 8 डिग्री चैनल कहते हैं। तो ये तो सही है। फिर दूसरा स्टेटमेंट है, 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच से गुजरता है। ये भी स्टेटमेंट सही है। ये हमने देखा था, ये मिनिकॉय द्वीप है और ये लक्षद्वीप। तो इसके बीच से जो चैनल गुजरता है वो 9 डिग्री चैनल है। तो ये स्टेटमेंट भी अपना बिल्कुल सही हो गया। अब जो तीसरा स्टेटमेंट है, 10 डिग्री चैनल छोटे अंडमान या लिटिल अंडमान और निकोबार के बीच से गुजरता है। ये भी आपका राइट आंसर है। कैसे? ये देखिए, आपका अंडमान है और ये निकोबार है। इसके बीच से जो रेखा गुजरती है अर्थात उत्तरी अक्षांश 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश गुजरता है, तो इसे 10 डिग्री चैनल कहते हैं। ये देखते हैं अपन उत्तरी या लिटिल अंडमान और निकोबार के बीच से गुजरता है, तो ये आंसर आपका सही है। इसमें आपको तीनों आंसर एकदम सही हो जाते हैं। अब जो आपका तीसरा क्वेश्चन है, भारत के साथ लगने वाले देशों की सीमाओं की लंबाई के संदर्भ में घटते क्रम में व्यवस्थित करें। अर्थात भारत अपने किन पड़ोसी देशों के साथ कितनी सीमाएं साझा करता है। तो इसमें हमें देखना है कि सबसे ज़्यादा सीमा, फिर उससे कम, फिर सबसे कम। तो इसका जो राइट आंसर होगा, बांग्लादेश सर्वाधिक सीमा साझा करता है। मतलब भारत अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करता है। कितनी? तो यह है 4096 किलोमीटर। उसके बाद चीन, तो चीन ये 3488 किलोमीटर सीमा साझा करता है भारत। और जो भारत पाकिस्तान के साथ ये 3323 किलोमीटर सीमा साझा करता है और नेपाल के साथ मात्र 1747 किलोमीटर। तो इसे याद रखने की एक ट्रिक है, बचपन अर्थात अर्थात बांग्लादेश, चा मतलब चीन, पा मतलब पाकिस्तान और ना मतलब नेपाल। तो अर्थात सबसे अधिक जो सीमा साझा होती है भारत की वो बांग्लादेश के साथ होती है। तो ये दोनों फैक्ट हम याद रखेंगे। फिर इसके आगे देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। नीचे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो इसमें आपको बताना है कि जो अंडमान निकोबार से संबंधित कौन से कथन सही हैं। तो हम देखते हैं। पहला है, सैडल पीक मध्य अंडमान में अवस्थित है। ये तो भाई गलत है। कैसे? देखते हैं। जो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान है जो 3 भागों में बटा है। सबसे पहले उत्तरी अंडमान, फिर ये हो गया मध्य अंडमान जो सबसे बड़ा है, फिर हो गया ये दक्षिणी अंडमान। जो उत्तरी अंडमान है उस पर सैडल पीक स्थित है, ना कि मध्य अंडमान पे। तो ये स्टेटमेंट तो अपना गलत हो गया। इसे फिर जो दूसरा ऑप्शन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा मध्य अंडमान है, ये तो सही है। ये देखिए, ये मध्य अंडमान है। सबसे पहले उत्तरी अंडमान, फिर मध्य अंडमान, फिर दक्षिणी अंडमान। तो जो बीच में स्थित है मध्य अंडमान, यह अपने क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है। तो ये स्टेटमेंट तो आपका करेक्ट है। जो सी ऑप्शन है,
राजधानी पोर्ट ब्लेयर उत्तरी अंडमान में अवस्थित है। ये तो गलत है, क्योंकि जो राजधानी है अंडमान और निकोबार की दोनों की जो राजधानी है वो दक्षिणी अंडमान में अवस्थित है। कहाँ स्थित है? दक्षिणी अंडमान में अवस्थित है। तो और जबकि यहाँ क्या बता रहे हैं, यहाँ इसमें दिया है कि यह उत्तरी अंडमान में अवस्थित है, इसलिए ए स्टेटमेंट भी आपका गलत हो जाता है। जो डी ऑप्शन है, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार 9 डिग्री चैनल द्वारा पृथक होते हैं, तो ये तो गलत ही है। क्यों? क्योंकि हमने आपको पहले बताया था कि ये अंडमान हो गया और ये पूरा निकोबार द्वीप समूह हो गया। इनके बीच से हमेशा 10 डिग्री चैनल गुजरता है, मतलब 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश यहाँ से बीच से गुजरता है। तो ये तो ए स्टेटमेंट भी अपना गलत हो गया। तो इसमें से सही स्टेटमेंट कौन सा है? अपना बी। कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा मध्य अंडमान है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। AMPPSC अभी 2020 का जो प्रीलिम्स एग्जाम हुआ था उसमें भी इससे रिगार्डिंग एक क्वेश्चन आया हुआ है, कोको द्वीप से संबंधित, तो इसे ध्यान रखिएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, तो इसमें निम्नलिखित प्रायद्वीपीय नदियों को उनकी लंबाई के अनुसार घटते क्रम में बताएं। अर्थात सबसे अधिक लंबाई किसकी है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, सबसे कम। तो जो पहला है गोदावरी, तो इसे हम देखेंगे एक छोटे से मैप के थ्रू। ये अपना प्रायद्वीपीय भारत है और ये महाराष्ट्र है। तो महाराष्ट्र के त्र्यंबक नामक स्थान से जो है गोदावरी नदी गुजरती है और यहाँ से तेलंगाना होते हुए आंध्रा ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। जो इसकी लंबाई है गोदावरी नदी की वो 1465 किलोमीटर है। कभी कभी इसे प्रायद्वीपीय भारत की गंगा भी बोल दिया जाता है, क्योंकि ये लंबाई में प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। फिर जो सेकंड रिवर है कृष्णा, तो कृष्णा है महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है और ये भी बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। जो कृष्णा नदी है जो इसकी लंबाई है 1402 किलोमीटर है। इसके बाद देखेंगे हम नर्मदा नदी। हम सब जानते हैं इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं, यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है और ये खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी लंबाई है वो 13-12 किलोमीटर है। फिर उसके बाद जो लास्ट में महानदी है जो छत्तीसगढ़ के सिहांबा पर्वत से निकलती है और यहाँ से होते हुए उड़ीसा में यह कटक के समीप बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी जो लंबाई है महानदी की 858 किलोमीटर है। इसे ध्यान रखेंगे। कभी कभी इंडिविजुअल किसी भी नदी की लंबाई भी पूछी जा सकती है। इसे घटते क्रम में, बढ़ते क्रम में भी पूछा जा सकता है। और साथ ही इन नदियों के जो उद्गम स्थान हैं, समापन स्थान हैं और यह किन किन राज्यों से प्रवाहित होती हैं, इनकी सहायक नदियाँ क्या हैं, ये भी हमें याद रखने की ज़रूरत है। अब जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दांडेली अंसी बाघ अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में है? कौन सा? दांडी अंसी बाघ अभ्यारण्य। ये बहुत कम सुना होगा आप लोगों ने, परंतु ये अभी जो मध्य प्रदेश PSC का जो 2020 का प्रीलिम्स एग्जाम हुआ है उसमें एक क्वेश्चन क्या है ऑप्शन के रूप में आया हुआ था। तो अब जो सामान्य हम लोग जो नेशनल पार्क या सेंचुरीज पढ़ते हैं, तो अब उससे हट के जो डीप में भी ये क्वेश्चन आने लगे हैं। अतः जितने भी अपने पूरे भारत में जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं या फिर अभ्यारण्य हैं, तो उनको डिटेल में स्टडी करने की आवश्यकता है, तो इसे हम छोड़ नहीं सकते। जो दांडी, इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है, जो दांडी अंसी बाघ अभ्यारण्य है यह कर्नाटक में अवस्थित है, तो इसे हम लोग याद रखेंगे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पलार जल विवाद किन राज्यों के बीच है? तो देखो पलार एक रिवर है, तो यह तमिलनाडु और आंध्रा के बीच जल विवाद है। कैसे? देखते हैं। ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, ये हो गया हमारा कर्नाटक, ये हो गया केरला, ये हो गया हमारा तमिलनाडु और ये हो गया आंध्रा। तो ये क्या है? जो पलार नदी है यह कर्नाटक से निकलती है, तो वहाँ केवल 93 किलोमीटर बहती है। फिर ये आंध्रा में एंटर हो जाती, आंध्रा में मात्र 33 किलोमीटर बहती है। फिर ये तमिलनाडु में आ जाती है, तमिलनाडु में यह सब सर्वाधिक बहती है, लगभग तमिलनाडु में बहती है 222 किलोमीटर। कितना बहती है? 222 किलोमीटर। जो ये पलार नदी है कहाँ से, ये याद रखना, कभी कभी ये क्वेश्चन में आ जाते हैं, डीप में भी क्वेश्चन आ जाते हैं
क्योंकि जो सामान्य नदी होती हैं गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये तो हम सबको पता होती हैं, पर जो अब क्वेश्चन का लेवल है वो काफ़ी हाई हो गया है। तो यहाँ पे पलार जो नदी है यह हमारे कहाँ से, कर्नाटक से निकलती है, फिर आंध्रा के बाद यह सीधी तमिलनाडु में होते हुए बंगाल की खाड़ी में इसका समापन हो जाता है। तो हमने देखा होगा दक्षिण भारत में अधिकांश नदी विवाद होते हैं। कावेरी नदी विवाद तो अत्यंत चर्चित है, हम सब जानते हैं। तो जो पलार नदी जल विवाद है, तमिलनाडु देखते हैं, तमिलनाडु बॉर्डर आंध्रा इधर से, तो यह तमिलनाडु एवं आंध्रा के मध्य इसका विवाद चल रहा है, अभी काफ़ी चर्चित है। जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आग्नेय चट्टानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो जो आग्नेय चट्टान है इसके संबंध में आपको सही कथन का चयन करना है। तो जो पहला स्टेटमेंट है हम देखेंगे, जो है आग्नेय चट्टानों में सिलिका का अनुपात अधिक होता है, तब वे क्षारीय चट्टानें कहलाती हैं। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है, क्योंकि हमने देखा था हमारी ये पृथ्वी है, जब हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ था, जो अत्यंत लावा निकला था, जो लावा जो ठंडा हुआ था, उससे आग्नेय चट्टानों का निर्माण हुआ था, हम सबको पता है। जो आग्नेय चट्टानों में सिलिका का अनुपात जब अधिक होता है, क्या होता है, जब सिलिका का अनुपात है आग्नेय चट्टानों में अधिक होता है, तो वो हमेशा याद रखिए दोस्तों, एसिडिक होती हैं, अर्थात अम्लीय होती हैं। यहाँ पे क्या दिया है, जब आग्नेय चट्टानों में सिलिका का अनुपात अधिक होता है तो वे क्षारीय होती हैं, जो कि ये स्टेटमेंट अपना एकदम गलत हो गया। अब सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं। सेकंड स्टेटमेंट है कि अम्लीय आग्नेय चट्टान जैसे ग्रेनाइट क्षारीय चट्टानों की तुलना में कम घनत्व वाली हल्की होती हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। क्यों? क्योंकि जो अम्लीय चट्टानें हैं, अम्लीय आग्नेय चट्टानें जैसे ग्रेनाइट क्षारीय चट्टानों की तुलना में कम घनत्व वाली और हल्की होती हैं। जैसे कि अभी हमने बताया कि जो आग्नेय चट्टान है, जब उनमें सिलिका का अनुपात अधिक होता है तो वो कैसी होती, एसिडिक अर्थात अम्लीय होती हैं। परंतु जब आग्नेय चट्टानों में सिलिका का अनुपात कम होता है तो वो क्षारीय होती हैं। जब तो दूसरा, ये पहला स्टेटमेंट तो देख लिया, ये तो गलत है। दूसरा स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि जो आग्नेय चट्टानें होती हैं जिसमें सिलिका का अनुपात अधिक होता है, ग्रेनाइट होता है, तो वो अम्लीय होती हैं और उनका घनत्व कम होता है और कलर भी उनका हल्का होता है। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। तो इसका आंसर होगा केवल 2। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ज्वार भाटा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपको पता होगा कि ज्वार भाटा क्या होता है। ज्वार भाटा क्या होता है? ज्वार भाटा एक प्रकार की सागरीय तरंग है। हमने देखा है कि जब कभी कभी ऊंची लहरें तटों की ओर आती हैं तो इसे ज्वार कहते हैं, और जब ये लहरें तटों से वापस समुद्र की ओर वापस लौटती हैं तो इसे भाटा कहते हैं। ये बहुत सामान्य सी परिभाषा है ना। परंतु ये ज्वार भाटा आते क्यों हैं? तो जब चंद्रमा व सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण यह ज्वार भाटा समुद्र में आते रहते हैं। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है कि दैनिक ज्वार के अंतर्गत प्रत्येक दिन दो उच्च ज्वार और 2 निम्न ज्वार आते हैं, ये गलत है। क्यों? क्योंकि देखो, जो ज्वार है बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं, परंतु यहाँ आपको 2 ही इम्पोर्टेंट हैं। दीर्घ ज्वार, जो दीर्घ ज्वार होते हैं यह 24 घंटे में आते हैं। 24 घंटे में, अर्थात 24 घंटे में कुल एक ज्वार एक भाटा आता है 24 घंटे में। तो यहाँ पे जो इनका स्टेटमेंट है, और जबकि अर्ध दैनिक ज्वार क्या होते हैं, अर्ध दैनिक ज्वार 12 घंटे में आते हैं, मतलब 12 घंटे में एक ज्वार और एक भाटा आता है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट है, दोनों अपोजिट कर दिए गए हैं। जैसे कि देखें, दैनिक ज्वार के अंतर्गत देखा, जो दैनिक ज्वार के अंतर्गत प्रत्येक दिन यहाँ पे 2 दिया है, आप याद रखिए यहाँ पे 2 दिया है। तो ये उच्च ज्वार, 2 उच्च ज्वार और 2 निम्न ज्वार आते हैं। तो ये तो एकदम गलत हो गया, क्योंकि अभी मैंने बताया कि जो ज्वार भाटा है वो बेसिकली होते 4 प्रकार के हैं, पर यहाँ पे आपको 2 ही इम्पोर्टेंट है। जो दैनिक ज्वार है वो कितने घंटे में, 24 घंटे में आते हैं। 24 घंटे में एक आपका ज्वार आएगा प्लस एक आपका भाटा आएगा, मतलब एक सर्किल होगा इसका पूरा। यहाँ पे जबकि क्या दिया है, 2 दिया है, तो ये स्टेटमेंट तो आपका गलत हो गया। अब सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, अर्ध दैनिक ज्वार, जो दूसरे टाइप का ज्वार है, अर्ध दैनिक ज्वार।
अर्ध दैनिक ज्वार के अंतर्गत एक उच्च व एक निम्न ज्वार प्रतिदिन आते हैं। तो ये तो गलत है, प्रतिदिन अर्थात 24 घंटे में। और यहाँ मैंने आपको क्या बताया था, जो अर्ध दैनिक ज्वार हैं 12 घंटे में आते हैं, मतलब 12 घंटे में एक ज्वार आएगा, एक भाटा आएगा, और 24 घंटे में कितने हो जाएंगे, 2 ज्वार और 2 भाटा हो जाएंगे। अर्थात ये दोनों स्टेटमेंट अपोजिट कर दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर ना तो 1 है ना ही 2 है। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 10वां। इसमें दिया है, नीचे आपको एक पर्वत के नाम दिए हैं और यह पर्वत किस राज्य में अवस्थित है या इनका विस्तार किस राज्य में है, तो आपको ये बताना है। तो पहला है जास्कर। तो हम देखेंगे जैसे कि ये हमारा भारत का जो ऊपरी भाग है, ठीक है। तो यहाँ पे जो जास्कर पर्वत है इसके सामने लद्दाख दिया हुआ है, तो ये सही है। क्यों? क्योंकि देखें जो हिमालय की जो काराकोरम क्षेत्र है, काराकोरम हिमालय की जो ऊपरी ट्रांस हिमालय है उसकी जो श्रेणी है काराकोरम, ये ऊपर से गई है। फिर लद्दाख हो गया, ये जास्कर हो गया, ये अपना पीर पंजाल हो गया। तो हम देखेंगे जो जास्कर श्रेणी है, ये जास्कर है, ये लद्दाख में अवस्थित है, क्लियरली हमें दिख रहा है। तो ये स्टेटमेंट तो अपना ये सही है, मतलब इसका ये सही मैच किया गया है। दूसरा देखते हैं धौलाधार श्रेणी। तो धौलाधार ये मध्य हिमालय का भाग है और ये यहाँ पे हमारा हिमाचल प्रदेश अवस्थित है। तो जो यहाँ से देखो ये पूरा ट्रांस हिमालय हो गया, ये मध्य हिमालय का भाग है, कौन सा, धौलाधार श्रेणी, और ये हिमाचल प्रदेश से गुजरता है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो बी अपना सही हो गया। जो सी है सिंगालीला श्रेणी, तो अरुणाचल प्रदेश में बिल्कुल भी अवस्थित नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पश्चिम बंगाल के यहाँ पे पश्चिमोत्तर भाग में अवस्थित है। तो ये स्टेटमेंट मतलब ये अपना कॉलम ए गलत हो गया। जो डी ऑप्शन है कुमायूं श्रेणी, तो कुमायूं श्रेणी उत्तराखंड में अवस्थित है, हम सबको पता है, नो डाउट ये सही है। जो अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो आपको देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है, मतलब कौन सा स्टेटमेंट सही है और दूसरा उसकी व्याख्या करता है। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, गंगा के मैदान विश्व के सर्वाधिक उर्वर कृषि क्षेत्रों में से एक, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं जैसे कि अपना ये पूरा ये भारत है, तो यहाँ पे उत्तर भारत के विशाल मैदान हैं। आपको पता है कि इसका निर्माण कैसे हुआ है। जो हिमालयी नदियाँ आई हैं वह जो अपने साथ जलोढ़ मृदा बहा के लाई हैं, तो उनने वह उर्वर जलोढ़ मृदा यहाँ पे बिछा दी है, तो जिससे यहाँ बहुत उर्वर उत्तर भारत के मैदान का निर्माण हुआ है। इसे कभी कभी हम गंगा का मैदान भी कह देते हैं। तो ये तो स्टेटमेंट एकदम सही हो गया है ना, गंगा यमुना दो आप तो हमने पढ़ा ही होगा। फिर दूसरा है, इसका कारण बताया गया है कि गंगा के मैदानों में मुख्यतः रेगुर मिट्टी पाई जाती है। ये तो स्टेटमेंट एकदम गलत है। यहाँ पे देखिए उन्होंने बोला रेगुर मिट्टी, तो रेगुर मिट्टी नहीं पाई जाती। अभी मैंने बताया कि जो हिमालयी नदियाँ यहाँ पे आती हैं अपने साथ जो जलोढ़ बिछा देती हैं, तो जलोढ़ मृदा हुई ना, रेगुर नहीं हुई। तो ये तो स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे ए सही है और आर गलत है। हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित किस राज्य की सीमा दूसरे राज्यों से सबसे ज़्यादा आसन्न है। इसका अर्थ है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सीमा अधिक से अधिक राज्यों से टच करती है। तो नो डाउट उत्तर प्रदेश है। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश की सीमा 9 राज्यों से टच होती है। देखो कैसे, यहाँ से देखेंगे इस तरफ ये हो गया राजस्थान, राजस्थान से टच होती है। यदि आप अपने मैप में देखेंगे तो क्लियरली आपको दिखाई देगा। फिर यहाँ पे हरियाणा से टच हो गया, फिर ऊपर ये दिल्ली से टच हो गया, फिर यहाँ पे ये कुछ भाग इसका यहाँ से दिल्ली और हरियाणा के बीच में आप देखेंगे थोड़ा सा ही भाग इसका हिमाचल प्रदेश से भी टच होता है। फिर हम देखेंगे नीचे ये इससे बिहार से टच हो रहा है, फिर ये झारखंड से टच होता है, फिर इसकी सीमा ये छत्तीसगढ़ से टच होती है यहाँ, फिर ये मध्य प्रदेश से टच होता। तो आप इसे काउंट करेंगे टोटल कितने राज्य, 9 राज्यों से इसकी सीमा टच होती है। एक क्वेश्चन कितने एग्जामों में पहले पूछा जा चुका है
तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे एग्जामों में पूछा जा चुका है। कभी कभी तो ये पूछ लेते हैं कि किस राज्य से इसकी सीमा लगती है, नहीं लगती, या कितने राज्यों से लगती है। तो यूपी बस भारत का एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा लगभग 9 राज्यों से टच होती है, इसे हम ध्यान रखेंगे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य समूह लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये पता है हमें, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक। सबसे ज़्यादा यहाँ जो लौह अयस्क की खदानें हैं तो वह उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में ही अवस्थित हैं। यदि हम देखें भारत का लौह अयस्क के उत्पादन की दृष्टि से विश्व में इसका चौथा स्थान है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भौगोलिक इकाइयों के बारे में विचार कीजिए। तो यहाँ पे 4 आपको स्टेटमेंट दिए हैं। तो यहाँ आपको भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर अवरोही क्रम का सही अनुक्रम क्या है, अर्थात आपको बताना है कि पहले सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम, फिर सबसे कम क्षेत्रफल आपको बताना है कि इनका विस्तार सबसे अधिक कहाँ है, फिर उससे कम, ऐसे आपको इसमें अरेंज करना है। तो आप देखेंगे, पहला है उत्तर का पर्वतीय भाग। तो देखते हैं, ये पूरा इंडिया हो गया, आप समझ जाइए, है ना। तो इसमें देखेंगे उत्तर का पर्वतीय भाग, जो उत्तर का पर्वतीय भाग है इसका विस्तार सर्वाधिक है। क्यों? क्योंकि इसे देखेंगे कि जो हिमालय की जो 4 श्रेणियां हैं, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, उसने पूरे उत्तर भारत को लगभग कवर कर रखा है। तो इसका सबसे ज़्यादा एरिया देखा जाए तो इसका ही विस्तार है। तो ये फर्स्ट नंबर पे हो गया इसका क्षेत्रफल। फिर दूसरे नंबर पे विशाल मैदानी क्षेत्र, अर्थात उसके बाद जो जस्ट नीचे आता है उत्तर भारत का मैदान। तो जो सेकंड नंबर है, जो विस्तार है इसका, उत्तर भारत का मैदान। फिर थार मरुस्थल ए है, इतने भाग में राजस्थान के क्षेत्र में है, हम देखते हैं पाकिस्तान तक इसका विस्तार है। तो फिर यह थार मरुस्थल हो गया यहाँ पे। फिर है मध्यवर्ती उच्च भूमि, यहाँ पे जो भूमि है मध्यवर्ती, प्रायद्वीपीय भारत की मध्यवर्ती उच्च भूमि है, तो इसका जो एरिया है उसका कम है, ठीक है। इसका एरिया ज़्यादा है, थार मरुस्थल का कम है। तो देखिए, हम पहले देखेंगे, सबसे पहले उत्तर का पर्वतीय भाग हो गया, फिर ये अपना उत्तर भारत का विशाल मैदान हो गया, फिर हो गया मध्यवर्ती उच्च भूमि, फिर उसके बाद थार मरुस्थल। हमने देखा राजस्थान में बस इसका विस्तार है थार मरुस्थल का, तो जरा सा है। ये प्रायद्वीपीय भारत उससे बड़ा है। तो यहाँ पे जो मध्यवर्ती उच्च भूमि है प्रायद्वीपीय, ये अपना थर्ड नंबर पे आएगा। फिर ये जो थार मरुस्थल है फोर्थ नंबर पे आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे थोड़ा माइंड में रखेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम देखते हैं कि काबनी नदी निम्नलिखित किन 2 राष्ट्रीय पार्कों के मध्य से होकर बहती है? तो जो काबनी नदी है ये अपना प्रायद्वीपीय भारत है। तो काबनी नदी है जो अब केरल से निकलती है, ये हो गया केरल, इतना भाग है। ये यहाँ से कर्नाटक। तो क्या होता है, केरल से निकलती है, परंतु कर्नाटक के जो 2 नेशनल पार्क हैं, एक तो ये बांदीपुर, दूसरा नागरहोल, इन दोनों के मध्य से जो नदी निकलती है काबनी नदी, इसको कभी कभी कपिला नदी भी कहते हैं। इसको कभी कभी, नीचे देखा नोट में लिखा है, इसको कभी कभी कपिला नदी भी कहते हैं। तो इसे आप याद रखिए, ये केरल के वायनाड जिले से निकलती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित नदियों पर विचार करें। तो नीचे 4 नदियां दी गई हैं, नीचे 5 नदियां दी गई हैं जिन्हें पंचनद भी कहते हैं। तो इन नदियों को आपको सीक्वेंस वाइज अरेंज करना है, कहाँ से, दक्षिण से उत्तर की ओर अरेंज करना है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले जो नदी आती है झेलम नदी आती है, उसके बाद जो नदी आती है वो चेनाब नदी आती है। पहली कौन सी नदी आती है? झेलम नदी आती है। फिर उसके बाद चेनाब नदी आती है। फिर उसके बाद है जो रावी नदी आती है, इसे हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर उसके बाद ब्यास नदी, ब्यास कुंड से निकलती, इसे बी से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर उसके बाद जो सबसे नीचे है जो सतलुज नदी आती है, सतलुज नदी, तो इसका नीचे से ऊपर की ओर सीक्वेंस क्या होगा? सबसे पहले देखें अपन, ए नीचे सतलज नदी हो गई, ए ब्यास नदी हो गई, ए रावी नदी हो गई, ए चिनाब नदी हो गई, और ये अपनी झेलम नदी हो गई। तो ये 5 नदियों का समूह है।
लास्ट में बाद में मिल जाती हैं पाकिस्तान में। तो ये जो नदियां हैं इनका यह क्रम अक्सर पूछा जाता है, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, तो आपको याद रखना बहुत आवश्यक है। यदि आपको याद नहीं होता तो इसकी एक हम ट्रिक बताते हैं। इसकी जो ट्रिक है वो है, आप याद रखिए, GCRV से, मतलब इसे एक छोटी सी ट्रिक है कि JC रब से, रब से, रब से, कैसे, GC रब से, मतलब GC से रख लो जर्सी, तो हम रब से जर्सी मंगा रहे हैं, तो जर्सी मतलब GC रब से। ये आपको याद रखना है ट्रिक, इससे आपको बहुत आसानी होगी समझने में। और इसी से बाद में मैदानों का निर्माण होता है, जैसे कि बाद में इन दोनों के बीच जो मैदानों का निर्माण होता है, दो आप बनते हैं इनके बीच में, तो वो हमें इससे आसानी हो जाएगी। तो ये आप छोटी सी ट्रिक है, आप इसे जरूर माइंड में रखिए। मतलब जर्सी रब से, मतलब हम रब से जर्सी मांग रहे हैं, तो GC रब से। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो 17 क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का निर्माण प्रस्तावित है? तो जो ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है, एक मिनट, जो ये क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का निर्माण प्रस्तावित है। यहाँ पे इसका जो सही आंसर है प्रस्तावित नहीं है। ये पूछा है कि प्रस्तावित नहीं है, सॉरी, एक क्वेश्चन था कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का निर्माण प्रस्तावित नहीं है, तो इसका जो आंसर है शिलांग मेघालय, यहाँ पे बस प्रस्तावित नहीं है। ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में भी है, पियोंग सिक्किम में भी है, चेतु नागालैंड में भी है। अब आप बताते हैं कि ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा कहलाता क्या है? जब क्या होता है, कोई पुराना हवाई अड्डा है, जब उसकी क्षमता खत्म हो जाती है, मतलब अधिक यहाँ पे अब और अधिक विस्तार की गुंजाइश जब नहीं होती है, तो एक अलग से एक हवाई अड्डे का जब निर्माण किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा। जो नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे बनते हैं उसमें इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाता है कि यहाँ CO2 का एमिशन सबसे कम हो, अर्थात यहाँ कार्बन का उत्सर्जन बहुत कम से कम हो। ठीक है, तो ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है। तो यह 3 जगह ऊपर प्रस्तावित है और सिर्फ शिलोंग में नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जनांकी लाभांश किस आयु वर्ग की जनसंख्या वृद्धि को निर्देशित करता है? तो यह 5 से 64 वर्ष आयु वर्ग के मध्य वाली जनसंख्या को यह जनांकी लाभांश कहते हैं। जहाँ के जिस भी देश की जनसंख्या 15 वर्ष से 65 लगभग 64 वर्ष के बीच है, तो जनांकी लाभांश कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हम सब जानते हैं ये जो जनसंख्या होती है यह कार्य करने में दक्ष होती है और यह अपनी आर्थिक गतिविधियों से देश की आर्थिक वृद्धि में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करती है। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताइए कि भारत की जो औसत आयु है 2022 में कितनी हो जाएगी? क्योंकि ये सब हम सब जानते हैं कि भारत सबसे युवा देश है, पूरे दुनिया में भारत अभी सबसे युवा देश है। तो आप बताइए कि 2022 में भारत की जो औसत आयु है वह कितनी हो जाएगी? प्लीज़ कमेंट कीजिए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1951 से निम्नलिखित में से कौन भारत की जनसंख्या के 2 तथ्यों के संदर्भ में सही है? तो यहाँ पे काफ़ी स्टेटमेंट दिए गए हैं, पर जो राइट स्टेटमेंट है कि जन्म दर गिरी है, मृत्यु दर गिरी है, दोनों। एक क्वेश्चन में पूछा गया कि राइट स्टेटमेंट पूछा गया है कि वर्ष 1951 से निम्नलिखित में से कौन भारत की जनसंख्या के 2 तथ्यों के संदर्भ में सही है? तो जन्म दर गिरी है, नो डाउट गिरी है, मृत्यु दर भी गिरी है। क्यों? क्योंकि देखें, भारत में लगातार स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हुआ है, मेडिकल फैसिलिटी का भारत में विस्तार हुआ है। तो मेडिकल फैसिलिटी के विस्तार होने से जन्म दर गिरी है, मृत्यु दर गिरी है, मृत्यु दर गिरी है और जन्म दर भी गिरी है। कैसे? साथ में एजुकेशन का भी तो डेवलपमेंट हुआ है, लोग अधिक शिक्षित हुए हैं। तो जो पहले लोगों के पास जो बहुत बच्चे होते थे, अब
2 चाइल्ड पॉलिसी आ गई है और अब तो 1 चाइल्ड पे भी फोकस कर रहे हैं। तो जन्म दर गिरी है और मृत्यु दर भी गिरी है। कैसे? क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी इतनी गिर गई है। पहले इतनी महामारी फैलती थी, जो आपने देखा होगा 70 के दशक में, 80 के दशक में कितनी महामारी फैलती थी और लाखों की संख्या में लोगों की मृत्यु हो जाती थी। तो इससे ये जो इसका डी ऑप्शन है एकदम सही है। जन्म दर भी गिरी है और मृत्यु दर भी गिरी है। आप समझ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलक्का जल संधि निम्नलिखित में से किसके बीच अवस्थित है? तो जो मलक्का संधि है मलाय प्रायद्वीप एवं सुमात्रा के बीच है। कैसे? ये मलाय प्रायद्वीप ये मलेशिया और इंडोनेशिया का जो एक द्वीप है सुमात्रा, इनके बीच जो जल संधि है इसको मलक्का जल संधि कहते हैं। तो ये किसके बीच है? जो मलक्का जल संधि है मलाय प्रायद्वीप अर्थात मलेशिया का जो प्रायद्वीप है और जो इंडोनेशिया जो द्वीप समूह है तो उसका ये भाग है सुमात्रा। हम देखेंगे यहाँ पे अपना अंडमान निकोबार है, तो उसके बीच से जो जल संधि है मलक्का जल संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे इसमें कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्लॉक पर्वत की उत्पत्ति फॉल्ट के बीच की भूमि के ऊपर उठने से होती है। और सेकंड है सियरा नेवदा श्रेणी ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। देखिए दोनों स्टेटमेंट सही है। जो ब्लॉक पर्वत होते हैं, जो देखते हैं ब्लॉक पर्वत होते हैं, इनकी उत्पत्ति फॉल्ट के बीच की भूमि को उठने से हुई है। बिल्कुल होती है। इसमें जो बीच का भाग है किसी भी कारण बस बीच का भाग उठ जाता है। अंतर्जात बलों पृथ्वी के अंदर जो अंतर्जात बल लगते उसके कारण बीच का भाग उठ जाता है, या फिर जो इसके पार्श्व भाग हैं या साइड के जो लेटरल इसके पार्ट हैं, बाजू वाले भाग हैं, हम नीचे धंस जाते हैं। तो जो बीच का भाग है ब्लॉक पर्वत कहलाता है। जो मध्य प्रदेश का सतपुड़ा पर्वत है वो भी एक ब्लॉक पर्वत का ही उदाहरण है। जो इसका दूसरा स्टेटमेंट है सियरा नेवदा श्रेणी ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, ये स्टेटमेंट भी एकदम सही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे कुछ नोट भी लिखे हैं कि ब्लॉक पर्वत चट्टानों के बहुत बड़े ब्लॉक होते हैं जिनकी सीमा कभी कभी सैकड़ों किलोमीटर तक होती है। इसका निर्माण पृथ्वी की जो भूपरपटी है विवर्तनिक और स्थानीय तनाव के कारण होता है। आप समझ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। जावर क्षेत्र, तो जावर क्षेत्र जस्ता के लिए प्रसिद्ध है जो कि राजस्थान में अवस्थित है। जो जावर क्षेत्र है एकदम सही है, राजस्थान में है, जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। खेतड़ी की खदान है, यह भी राजस्थान में है, परंतु यह तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बालाघाट है, यह मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। तो जो बालाघाट की जो भारवेली खदान है वह मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ तक कि भारत का सबसे अधिक जो मैग्नीज है वो बालाघाट, मध्य प्रदेश का जो बालाघाट है उसकी जो भारवेली खदान है वहाँ से निकाला जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सारगेसो सागर, तो इसमें से राइट स्टेटमेंट की हमको पहचान करना है कि सारगेसो सागर यहाँ पे लिखा है उत्तरी अटलांटिक महासागर के मध्य में स्थित एक क्षेत्र है जो केवल समुद्री धाराओं से घिरा हुआ है। स्टेटमेंट सही है। देखते हैं, ये अपना पूरा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है और ए है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। तो यहाँ पे सारगेसो सागर का निर्माण होता है। सारगेसो सागर तो ये उत्तरी अटलांटिक, क्योंकि ये पूरा एस आकार का है, ये पूरा उत्तरी अटलांटिक महासागर है। हमने देखा है वर्ल्ड मैप में, आप देखेंगे तो ये हो गया आपका उत्तरी अमेरिका, ये हो गया दक्षिणी अमेरिका, ये हो गया आपका पूरा यूरोप और ये हो गया अफ्रीका। तो यहाँ से जो बीच में जो एस आकार का है ये पूरा आपका अटलांटिक महासागर है। तो यहाँ पे अटलांटिक महासागर में हम देखेंगे यहाँ पे ये सारगेसो सागर का निर्माण होता है। तो ये एकदम सही है। क्या है स्टेटमेंट कि उत्तरी अटलांटिक महासागर के मध्य में स्थित एक क्षेत्र है, कौन सा? सारगेसो सागर। बिल्कुल सही है, जो केवल समुद्री धाराओं से घिरा हुआ है। ये स्टेटमेंट भी सही है। इस सागर का जल शांत एवं स्थिर है। बिल्कुल स्थिर है। क्यों? क्योंकि जो सारगेसो सागर है इसका जो निर्माण है सारगेसो घास से हुआ है। एक समुद्री घास है सारगेसो। आप देख लीजिए, एक मिनट इसको क्लीन करके देखते हैं। यहाँ पे जो घास होती है सारगेसो या सारगेसम भी इसे कहते हैं। सारगेसो यह फैली होती है, एक समुद्री घास है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो समुद्री लहरें हैं वो यहाँ पे एंटर नहीं कर पाती हैं, जिससे यहाँ की लवणता भी बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में उत्तरी अमेरिका क्षेत्र में यह है।
इसकी अवस्थिति है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि निम्न को पृथ्वी पर उसके द्वारा आच्छादित क्षेत्रफल के अनुपात में अवरोही क्रम में लगाएं, अर्थात घटते क्रम में, पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा। तो यहाँ पे ये जो है सबसे अधिक मैदानों का विस्तार है, हमें पता है लगभग 41% भाग पर मैदानों का विस्तार है। पठार देखें तो 33% भाग पर पठारों का विस्तार है। पहाड़ियाँ हैं वो केवल 14% भाग पर, पर्वत है केवल लगभग 10 से 12% भाग पर पर्वतों का विस्तार है। ये अपनी पूरी अर्थ के बारे में बता रहा है संपूर्ण पृथ्वी पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन पठार के निर्माण में प्रत्यक्ष कारण है। तो पठारों का यह इसमें पूछ रहे हैं कि पठारों का निर्माण कैसे होता है। तो लावा के द्वारा होता है, नो डाउट। जब ये क्या होता है, ज्वालामुखी फूटता है तो यहाँ से जो लावा निकलता है तो वो बिछ जाता है पूरा, उससे पठार का निर्माण होता है। हम देखते हैं जैसे अपने मध्य प्रदेश का मालवा का पठार है। दूसरा है जल द्वारा अपर्दन। क्या होता है, समुद्र है, समुद्र की लहरें हैं जो समुद्र से जो लाई हुई मृदा है या अपशिष्ट हैं वो एक जगह पे जमा करते जाते हैं। तो यहाँ पे जो निर्माण होता है पूरा, ये जो पठार का इसका निर्माण हुआ, ये जल के अपर्दन द्वारा हुआ। जो तीसरा है प्लेट विवर्तनी। तो हमें पता है कि जब क्या होता है, भारी प्लेट हल्की प्लेट के नीचे जब छेपित होती है तो यहाँ पे प्लेट विवर्तन की क्रिया होती है, प्लेट अभिसरण होता है। तो यहाँ से जो प्लेट छेपित होती है तो यहाँ से पठारों का और पर्वतों का निर्माण होता जाता है। तो यह तीनों स्टेटमेंट एकदम सही है। अब जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, थैंक यू। आज हम 25 प्रश्न ही देखेंगे क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप ज़रूर कमेंट में बताइए और इसमें क्या सुधार कर सकते हैं। और यदि आपको इसके आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखना है और आपको ये इम्पोर्टेंट लगे हों तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट वीडियो इसके आगे के जो 25 क्वेश्चन हैं उस पर लाया जाएगा। थैंक यू।